नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। भारत इस समय अपने एक सबसे बड़े संवैधानिक पद को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं इस संवैधानिक पद को लेकर। ये संवैधानिक पद है राज्यपाल का, जिसे लेकर देश की शीर्ष अदालत तक ने टिप्पणी की है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, उनके खिलाफ तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी क्योंकि उसका कहना था कि राज्यपाल बहुत सारे विधेयक रोक रहे हैं, फैसलों में अड़चन डाल रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी हफ्ते एक फैसले में कहा, राज्यपाल ने जो भी किया वह अवैध है, गैरकानूनी है और मनमाना है। इस बारे में हम और चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस पद का दुरुपयोग किया गया। इस बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद और सुप्रीम कोर्ट की वकील वर्तिका मणि। आप दोनों का ही स्वागत है। अजय, मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस तरह से कोर्ट ने RN रवि के ऊपर टिप्पणी की है, जितनी सख्ती दिखाई है, उसके क्या मायने हैं? एक संसदीय लोकतंत्र में राज्यपाल का पद एक बहुत ऊंचा पद माना जाता है। वहाँ अगर किसी अदालत को, वो भी ख़ास तौर पे देश की सबसे बड़ी अदालत, कह रही है कि राज्यपाल का बर्ताव मनमाना है, गैरकानूनी है, इसे लोकतंत्र में किस तरह से देखा जाए? मीनाक्षी, ये बहुत बड़ा फैसला है। मेरे हिसाब से एक हिस्टोरिकल फैसला है ये, कि खास करके ऐसे एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे गवर्नर का जो राज्यपाल का जो पोस्ट है उनके पावर्स कितने हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, इसमें अच्छा खासा एक डिबेट चल रहा है। हालांकि इस तरीके का डिबेट होना नहीं चाहिए था एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लेकिन जब से खास करके पिछले 6-7 सालों में जो राज्यपाल है वो एक तरीके से राजनीतिक पद बन चुका है, जहाँ पर जो वो पहले भी ऐसा होता रहा है कि राज्यपाल के पद जो हैं किसी पॉलिटिशियन, जो पुराने रिटायर्ड पॉलिटिशियन को मिलते आए हैं, लेकिन एक बार जब वो राज्यपाल बन जाते हैं वो पूरी तरीके से संवैधानिक उनके वो पास किसी जो भी पावर्स पार्टी के प्रति या किसी गवर्नमेंट के प्रति बायस नहीं हो सकते। बायस नहीं हो सकते। लेकिन पहले भी ऐसा होता रहा है कि वो बने हैं, किसी भी पार्टी से आए हैं, लेकिन एक बार जब वो राज्यपाल बन गए तो उसके बाद वो अपने संवैधानिक दायरे में ही काम करते आए हैं और इस तरीके के विवाद पहले होते नहीं थे। लेकिन पिछले 7 सालों में अगर आप देखें, न सिर्फ RN रवि बल्कि आप केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ पर पौंडीचेरी के जो LG हैं, और दिल्ली जैसे राज्य जहाँ पे अपने लगातार देखा, कर्नाटक में, तो एक तरीके से इस तरीके से एक इम्प्रेशन बन गया हमारे बीच कि ये जो राज्यपाल है उनको, जहाँ खास करके उन राज्यों में जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं, तो वहाँ पर वो एक तरीके से बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव की तरीके से काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो पूरा जो फेडरल रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये जो फेडरल लगातार जो रीजनल पार्टीज़ है, चाहे वो DMK हो, चाहे वो CPM हो, और या फिर कांग्रेस भी क्यों ना हो, तो वो लगातार कह रहे हैं कि स्टेट को उनका हक नहीं मिल रहा है। और उसमें हर जगह पर राज्यपाल का एक प्रमुख रोल रहा है। और RN रवि का आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो विवाद था क्या, कि 12 ऐसे जो लेजिस्लेशंस है, जो ये तो संवैधानिक रूट है कि एक बार असेंबली में एक विधेयक पास होता है तो वो गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसको स्वीकार्यता देते हैं, और अगर स्वीकार्यता नहीं दे पाते हैं तो वो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट, जो उनको वो विथहोल्ड कर सकते हैं या फिर वो उनको फिर से वापस भेज सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये सारे जोड़ घटाव के बाद भी अगर जो असेंबली है और उस विधेयक पर अड़ी हुई रहती है कि नहीं हम ये करना है, तो ना गवर्नर के पास ना प्रेसिडेंट के पास वो शक्ति है। तो इसका जो फिलॉसफिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जो लोग हैं, हम जो वोटर्स हैं, और हम अपनी सरकार चुनते हैं, वो उस सरकार को हक देते हैं कि आप हमारे बिहाफ में आप एक विधेयक पास करेंगे, तो सरकार को वो पावर दिया जाता है। गवर्नर या प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनको ये पावर नहीं है। तो ये जो बार बार हम न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि हर जो आप लक्षद्वीप में ही देखिए किस तरीके से LG फंक्शन कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ विपक्ष की है वहाँ पर एक इस तरीके से। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी वर्तिका, आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह अजय ने कहा कि आम लोगों ने एक सरकार को चुना है, सरकार को फैसले लेने हैं, एक कानूनविद की नज़र से आप देखें तो ये बिल्कुल बेसिक डेमोक्रेसी का आइडिया है, जिसके हिसाब से देश चलता है, जिसके हिसाब से राज्य सरकारें काम करती हैं।
क्या कहीं ना कहीं आप ये जिस तरीके से राज्यपालों का बढ़ता दखल है, क्या आप इसे आम लोगों के अधिकारों को कम करने के तौर पर देखती हैं? देखिए, अगर हिस्टोरिकली देखें तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। जब ये बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो डिबेट्स थे, अगर आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का उसमें पक्ष देखें, उस टाइम ये काफ़ी डिस्कशन इस पर हुआ था कि क्या गवर्नर को इतने की नियुक्ति ऐसे होनी चाहिए, क्या गवर्नर को ऐसे राइट्स, डिस्क्रिशनरी पावर होने चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसके आई गेस सेक्शन 75 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके सेक्शन 75 में डिस्क्रिशनरी पावर काफ़ी दिया गया था, तो उस पर डिबेट हुई, काफ़ी चर्चा हुई, और इसलिए हमारे संविधान में वो अब नहीं है। लेकिन नियुक्ति कैसे होती है गवर्नर की, गवर्नर का रोल हिस्टोरिकली कैसे रहता आया है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिमिट करता है या ये बताता है कि देखिए, आप गार्जियन हैं, आपका ये रोल है, यू कैन बी अ गाइड, फिलोसोफर, बट आपका जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, जो इलेक्टेड जो जनता की जो चुनी हुई सरकार है, उसके ऊपर आप नहीं हैं, आप नॉमिनेटेड हैं। तो वो एक दायरा तय करता है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल जजमेंट इन दैट सेंस, बिकॉज हियर द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज इट्स पावर जो इंटरप्रिटेशन का है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने कैसे, देर आर मैनी एस्पेक्ट्स टू इट, राइट टू टाइम जो दिया गया है, जो टाइम का से बांधा गया है, समय अवधि दी गई है कि एक महीने के अंदर आपको बिल के ऊपर, यदि आप चाहते हैं तो इसे, अगर आपको रोकना है, आपको कारण दिखता है रोकने का, तो आप वो बताइए, अन्यथा इसे आगे भेजिए। बिल्कुल, 1 महीना और 3 महीना। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आर्बिट्रेरिली यू कैन नॉट सिट ऑन द, ये जैसे 10 बिल वाली जो चीज़ थी, यू कैन नॉट डू दैट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इन दैट सेंस, एंड इन कमिंग टाइम्स इससे एक उम्मीद है कि जो क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है वो और मजबूत होगा। वैसे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, इट्स फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये मूलभूत एक हमारे संविधान की बात है। लेकिन कैसे इसको क्वाजी फेडरल रखा जाए, कैसे वो दखल कम किया जाए, उस डायरेक्शन में ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बाकी राज्यों की, क्यों चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि उसकी अगर सरकार नहीं है तो वहाँ की सरकारों में वो राज्यपाल के तौर पे दखल दे? खास तौर पर जब हम बार बार कहते हैं, जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है या ट्विस्ट करना चाहती है, क्या ये इस तरह से राज्यपाल की भूमिका जो है, जैसा कि वर्तिका ने बताया, हम बात कर रहे हैं कि एक संवैधानिक पद है, नॉमिनेटेड है, जिसके पास अधिकार नहीं है, वो संरक्षक के बतौर है वहाँ पर मौजूद, लेकिन वो चुनी हुई सरकार में दखल नहीं दे सकता, तो क्या ये उसी आरोप का एक एक्सटेंशन है कि जो संविधान को ट्विस्ट किया जा रहा है? क्योंकि आप राज्यपाल जैसी भूमिका को भी इस तरीके की राजनीति में, ऐसे पेटी पॉलिटिक्स में डाल रहे हैं। जी, ये जो पिछले 6-7 साल का जो पैटर्न बनकर आया है, उसमें जितने भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस है, इन सारे इंस्टीट्यूशंस का और पोजीशंस का राजनीतिकरण हो चुका है। और ख़ास करके इस तरीके से तो एक ऐसा लगता है, इसीलिए बहुत बार मोदी सरकार को ये एलिगेशन झेलना पड़ता है कि वो उनके अथॉरिटेरियन इम्पल्सेस है, और उसमें डिबेट होती है कि क्या ये फैसिस्ट सरकार है, फांसीवादी सरकार है या अथॉरिटेरियन सरकार है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि ये एक संविधान को मानने वाली लिबरल सरकार है, कोई भी नहीं कह रहा है। उनके जो अपने लोग हैं वो भी नहीं कह रहे हैं वो, लेकिन और उनके जो अपने लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। अब बंगाल का ही देख लीजिए, बंगाल में पिछले 3 जो राज्यपाल थे वो लगातार अपने आप को विपक्ष के रूप में देख रहे हैं कि हम सरकार के विपक्ष देखा था कि जब में खड़े हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां थे तो उनकी और ममता बनर्जी की सरकार के बीच में कैसे टसल हो रहे थे। जगदीप धनखड़ इस तरीके से स्टेटमेंट देते थे कि वो ममता बनर्जी जो चुनी हुई सरकार है उनके पॉलिसीज या उनके डिसीजन से सहमत नहीं है। या फिर और आप आरिफ मोहम्मद खान का देखिए, आरिफ मोहम्मद के केरला में लगातार जो 2 बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ आप वो बोलते गए। यहाँ आर एन रवि बहुत ज़्यादा
वोकल नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्शन में ये जो अब हम आज जिस पे उनका जो जो बात कर बाकी रहे हैं, बोलना रहा है, हाँ जैसे जी। मैं उनके बयान दर्ज कर रही थी, वो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है विदेशी अवधारणा है। जी, मतलब नहीं, जो वो तो उनकी अपनी फिलोसफिकल आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन वो उसको कहीं ना आप, कहीं वो हाँ, उन्हीं विचारों को पुष्ट बिल्कुल, करते हैं जो कि हाँ, केंद्र की हाँ, सरकार के विचार हैं। हाँ, वो तो कर ही सकते हैं, वो तो है ही, मतलब वो मोदी की सरकार के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए वो गवर्नर बनाए गए, और लेकिन वो खुद करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने इंडिविजुअल हैसियत में मेरे कोई भी विचार हो, लेकिन जब मैं अपने ऑफिशियल पोजीशन में, राज्यपाल के पोजीशन में आया हूँ, तो आप इस तरीके से नहीं ये जो हम बिल्स की बात कर रहे हैं, अभी आप कह रही थी, वर्तिका कह रही थी कि टाइमलाइन फिक्स किया, क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट को टाइमलाइन फिक्स करना पड़ा कि 1 महीने के अंदर आप या तो स्वीकृति दे या फिर आप भेजें, और वो 3 महीने के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये 2020 से लेकर 2023 तक ये जो 12 बिल्स है उस पर वो बैठे रहे। 3 साल सरकारी जो फैसले थे उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट रोके रखा। अब आप ये समझिए, जहाँ पर मोदी सरकार ये बात कर रही है कि हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना है, क्योंकि हमेशा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से गवर्नेंस रुक जाता है और हम अपना विकास कार्य नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर राज्यपाल, उनके चुने गए राज्यपाल ऐसे हैं जो कि 3 सरकारों के काम 3 साल तक रोके हुए हैं, वहाँ पर ये नहीं हो रहा है। तो सीधा सीधा ये बहुत ज़्यादा पार्टीशनशिप है, ओपन है ये केसेस, और ये है क्या। और दूसरी बात जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि ये जो 12 बिल है क्या, ये ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स ऑफ वाइस चांसलर, ये मेरा अगला सवाल होने वाला है, पर इससे पहले मैं यहाँ दर्शकों को बता दूं कि केवल विधेयक ही नहीं थे जिन पर राज्यपाल बैठे हुए थे, बहुत सारे ऐसे आदेश थे सरकार के जिसमें जो तमिलनाडु का लोक सेवा आयोग है उसके कुछ ट्रांसफर्स थे, कुछ नियुक्तियाँ थी जिनकी फाइलों को भी उनके साइन, उनकी मंजूरी चाहिए थी और जो उन्होंने नहीं दी। ऐसे में जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो राज्यपाल पे सवाल नहीं उठेगा, सवाल सरकार पे उठेगा। तो ये कहाँ तक, ये मैं राज्यपाल की ये जो सुप्रीम कोर्ट से, इससे सीधा सीधा साफ होता है कि जो भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में जो नियुक्त किए गए राज्यपाल है, वो देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसको खोखला कर रहे हैं, धीरे धीरे खोखला इसलिए कर रहे हैं। जो क्वासी फेडरल हमारा जो ये है उसको वो अगर इस तरीके से, और आप जब कहते हैं, जब ये पूरा जो हमने देखा 2024 में किस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेता आए और उन्होंने कहा कि जब तक 400 सीटें हमें नहीं आएगी तब तक हम संविधान नहीं बदल सकते हैं, उसके बाद से वो उनकी सीटें कम आई, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी और उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों में हम काम करते हैं, प्लस उसके बाद हम संविधान को बहुत मानते हैं। लेकिन आप राज्यपाल को जब के पोजीशन को अगर आप इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप धीरे धीरे उसको दीमक की तरह उसको खरोच रहे हैं, ताकि वो जो ढांचा जो एक मजबूती से अभी तक टिका हुआ था 75 साल से, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो। और ये धीरे धीरे कमज़ोर करने वाली जो टैक्टिक्स है वो लगातार न सिर्फ राज्यपाल बल्कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस और इंस्टीट्यूशनल जितने भी जो एक ऑटोनोमस तरीके से काम करने चाहिए थे, उनका राजनीतिकरण जो ये हो रहा है, इसको अब इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पंजाब सरकार के केस में 2023 में ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पार्डीवाला, ये दोनों लोग थे, और उसमें इस पर विधिवत चर्चा हुई थी और उसमें ये बात सामने आई थी कि गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए। उसमें भी यही कहा था कोर्ट ने कि संवैधानिक दायरे में रहकर राज्यपाल को काम करना होगा। बिल्कुल, लेकिन उसको नहीं माना गया, वो ये एक किस्म से अवमानना हुई। और उसके बाद जो अभी अजय बात कर रहे थे कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि उस जजमेंट के बावजूद ये आर्बिट्रेरीली एक तरह से फंक्शन हो रहा था, तो इसलिए टाइम लिमिट से आप उसको सुनिश्चित कर दिया आपने कि इतने के टाइम आपको, इतने टाइम से आप बंधे हुए हैं, आप उसे विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसीलिए ये जजमेंट हर मायने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। जी, एक और सवाल है राज्यपाल की भूमिका को लेकर। जब सरकारें बनती हैं, जैसा कि हमने पिछले कई विधानसभा चुनावों में देखा, महाराष्ट्र के जो पिछले चुनाव हुए थे विधानसभा, उसमें राज्यपाल की जो भूमिका थी, 2017 में कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने, जबकि संख्या बल जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन का ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने भाजपा से कहा कि चुनाव आप सरकार बनाने के लिए दावा पेश कीजिए। सरकार बनाने में जो राज्यपालों की भूमिका है, सरकार बनाने के दावे में या फ्लोर टेस्ट में या बाकी चीज़ों में, जैसा हमने महाराष्ट्र में स्पीकर की भूमिका को देखा, राज्यपाल,
क्या आपको अभी लगता है कि इसको कहीं ना कहीं हमें ये अधिकार जो है राज्यपाल की वजह से कम करने की ज़रूरत है, या इसमें कोई परिवर्तन आना चाहिए नियमों में? वो तो लीगल एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे। लेकिन मुझे जितना लगता है कि अगर हमारे संविधान में ये इसलिए जितने भी इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनाए गए हैं, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो हमारे जो नेता हैं, देश का जो नेतृत्व है, वो संविधान की उल्लंघन ना करे, वो उसको वायलेट ना करे। और अगर वो नेता बनते हैं, चाहे उनकी इंडिविजुअल लाइफ में उनके जितने भी हो सकता है केसेस चल रहे हो, उनका जो भी रेपुटेशन हो, लेकिन अगर वो संसद के अंदर आ जाते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ले लेते हैं, तो एक्सपेक्ट किया जाता है, वो एक ट्रस्ट है। तो आप कितने दिन तक चेक्स एंड, और हमारा जो पूरा जो ये क्वाज़ी फेडरल नेट है, वो पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम का ही है कि भाई यहाँ एक तरफ गलती होती है तो दूसरी तरफ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो एक तरीके से वो एक अथॉरिटेरियन तरीके का एक मामला है, जहाँ पर राज्यपाल, आप एक स्पीकर की आपने बात की, एक हमने अभी कुछ ही सालों पहले स्पीकर देखा था, सोमनाथ चैटर्जी, जिन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक तरीके से जब कि वो स्पीकर हैं और उन्होंने पूरी तरीके से न्यूट्रल तरीके से जब हाउस को चलाया, और जब सीपीआईएम जिस पार्टी के वो थे, उन्होंने सरकार से, यूपीए सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्पीकर हूँ और मैं स्पीकर रहूँगा। तो इस लेवल पे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को, और उनको फिर अपने पार्टी से उनको निकाल दिया गया, लेकिन वो अपने स्पीकर के पोजीशन को इतना ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रीट करते थे, हाँ, बनाई रखी। और ऐसे थे, आज आप देखिए जितने भी स्पीकर हैं, या फिर आप जो राज्यसभा के जो हैं जगदीप धनखड़ चेयरपर्सन, वो उन पे लगातार ये एलिगेशन लग रहे हैं कि वो ट्रेजरी पे पक्षपात कर रहे हैं। तो आप देखिए हर इंस्टीट्यूशन, राज्यपाल के अलावा, और मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक शुरुआत है। इसके बाद अभी ऐसे कई सारे, मतलब इससे पहले कि चेक्स एंड बैलेंसेस और हम उसकी कड़ाई करें, उससे पहले बहुत सारी इन सब डिस्कशंस होना चाहिए, और उसको कोर्ट्स को ये देखना चाहिए कि भाई यहाँ क्या इस तरीके से ये जो पक्षपात ही नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन है ना एक तरीके से, और उसको सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट्स को एक तरीके से सुओ मोटो नोटिस लेकर कि ये जो पक्षपात हो रहा है, जिस तरीके से हमने आजकल सारा कुछ टेलीवाइज्ड है, आजकल सब चीज़ वीडियोस पे आ जाती हैं और सारा कुछ हो जाता है। और कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनजस्टिस देखकर उसको ये, तो अभी मेरे हिसाब से विपक्ष तो लगातार ये सारी बातें उठा ही रहा है, लेकिन जुडिशरी पर अब ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बचाए रखे और उसको एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव गार्ड की तरीके से सुरक्षा। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है। 80s के दशक में जब ये पोस्ट इमरजेंसी का जो दौर था, उसमें जुडिशियल एक्टिविज़म हमने बहुत देखा था, और हमेशा चर्चा बनी रही कि ये जुडिशियल ओवररीच है या जुडिशियल एक्टिविज़म है। नाउ देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द टू, if you see it constitutionally, if you see it as per the democratic structure। लेकिन जब सरकारें इस तरह का व्यवहार करती हैं, वहाँ पर जुडिशरी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जुडिशरी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास ये जो इंटरप्रिटेशन का पावर है, खास करके जो सबसे ज़्यादा उच्चतम न्यायालय के पास होता है, तो उसमें आप किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो एक बहुत अहम पावर है, डिस्क्रेशनरी पावर विद द सुप्रीम कोर्ट। सो आई थिंक उस परिप्रेक्ष्य में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर जब ऐसा मिसयूज़ होता है किसी प्रोविज़न का, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे इंटरप्रेट करती है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है, ये एक बहुत अहम जुडिशरी का रोल है, जो आज के समय में मोर देन एवर उनके लिए निभाना बहुत ज़रूरी है। जी, हम आर.एन. रवि की बात कर रहे थे। आर.एन. रवि इससे पहले नागालैंड के राज्यपाल थे। उससे पहले वो नागालैंड में जो पीस टॉक्स चल रही हैं, जो नागा ग्रुप्स के साथ में, उसके इंटरलोक्यूटर, उसके वार्ताकार थे। उससे पहले उनका करियर जो जांच एजेंसियां हैं उसमें थे, वो खुफिया विभाग से भी जुड़े रहे थे, वो ब्यूरोक्रेट थे। जब हम उनकी इस पूरी यात्रा को देखते हैं, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद जब वो इंटरलोक्यूटर बने, वो पीस टॉक्स 2015 में शुरू हुई थी, आज तक वो किसी मकाम पे नहीं पहुंची। 2020 में नगा ग्रुप्स ने ही कहा कि ये अगर आगे नहीं बढ़ रही हैं तो इसकी वजह आर.एन. रवि हैं।
बावजूद इसके उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। इंटरलोक्यूटर जो एक पद होता है वो मध्यस्थ का होता है, वो किसी पक्ष में नहीं हो सकता, पर राज्यपाल बन के वो सरकार की तरफ आ गए। बाद में उनके जो नागालैंड की सरकार है जो कि एनडीए का ही पार्ट है, उस सरकार के साथ भी उनके काफ़ी उनकी खींचतान हुई। उसके बाद उन्हें भेज दिया गया तमिलनाडु। ये जो पूरा उनका सफ़र हम देख रहे हैं, कहीं पर भी वो एक सफल व्यक्ति के तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं। फिर क्यों उनको केंद्र सरकार इस तरह का बढ़ावा दे रही है? क्योंकि वो सरकार के साथ है, बस इसीलिए। और यही पैटर्न है इस सरकार का, यही पैटर्न है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपको प्रमोट करेंगे किसी भी कीमत में। और आपने देखा कि किस तरीके से, और ये सिर्फ गवर्नर के लेवल पे नहीं है, बल्कि हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उन पे भी कई सारे सेक्सुअल हरासमेंट, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लगे। कई सारे उन्होंने जजमेंट ऐसे पास किया जो सरकार के पक्ष में थी। पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन में वो आज एमपी हैं, हाँ, है ना। और फिर उसके बाद आप ऐसे पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन एक बड़ी चीज़ हो गई है आजकल। बहुत सारे जस्टिसेस ने ऐसे कई आयोग के वो लोग अध्यक्ष बने, कहीं किसी और कमेटी में उन्हें जगह दी गई। तो इस तरह की चीज़ें तो हमने आपने सरकार, आपने तृणमूल कांग्रेस को के खिलाफ एज अ राज्यपाल बहुत लड़ाई की, और एक तरीके से राजनीतिक विपक्ष के जैसे आपने वहाँ पे किया, तो आपको हम बढ़ाकर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। वहाँ के कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज भी थे जिन्होंने बाद में पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये अब नॉर्म बन चुका है, और ये नॉर्म बन चुका है। सवाल मेरे पास और भी है, केवल राज्यपाल की भूमिका केवल तमिलनाडु की नहीं है। हमने देखा केरल में भी जो हो रहा है, हर जगह जो झगड़ा है वो है वीसीज, कुलपतियों की नियुक्ति का। क्यों चाहिए राज्यपाल को अपनी मर्जी का कुलपति? क्या उच्च शिक्षा में क्यों इतने दखल के लिए? जी बिल्कुल नहीं, उनके पास वो पावर ही नहीं है कि वो कुलपति डिसाइड कर पाए। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा की जितनी भी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ पर उनके पास वो पावर है ना कि स्टेट यूनिवर्सिटी में वो कुलपति डिसाइड कर पाए। और हो सकता है कि वो कुलपति उनके जो विचारधारा है, उनका जो विचारधारा है उनसे वो एक तरीके से अलाइंड हो, और उनको उस तरीके से दिया गया है। लगातार बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकारों के पास ये पावर रहा है कि वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति डिसाइड करे। मगर वहीं पर जहाँ पे डीएमके सरकार हो या लेफ्ट की सरकार हो, जहाँ तृणमूल की सरकार हो, जो कुलपति डिसाइड करने का, ये तो उनके पास पावर है, ये तो कोई भी सरकार के पास पावर है। वहाँ पर जो राज्यपाल है वो भाजपा के बिहाफ में राजनीतिक विपक्ष का काम करते हैं, और लगातार ये कैंपेन करते हैं कि हम इसको ये नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद है। आपने एक तरफ आपने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से आप लोगों ने बिना स्टेट गवर्नमेंट्स को के साथ कंसेंसस बिल्ड नहीं किया आपने, और यूनिलैटरली आपने इम्प्लीमेंट किया। और आज उसी के क्यों यूनिलैटरली किया, तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अंडर हैंडेड, मतलब एक सीक्रेट तरीके से कनिंगली इस एक स्टेट सेंटर ने अपने आप को ये पावर देने की कोशिश की है कि जहाँ पर कि जो कुलपति के अपॉइंटमेंट का जो बोर्ड होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि सेंट्रल का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। इसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की सहमति नहीं ली, लेकिन एक यूनिलैटरली स्टेक होल्डर से इस बारे में चर्चा नहीं की। अब उसके लेकर विवाद हो रहा है कि जो पावर हमेशा से स्टेट गवर्नमेंट के पास था, उसमें भी वहाँ पर केंद्र वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ाना चाह रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कई सारे पिछले 10 सालों से हम लगातार उसके बारे में लिखते आ रहे। बड़ी दुख की बात है कि बहुत सारा एक बड़ा सेक्शन ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया है, टेलीविज़न मीडिया है, जो इन सब छोटे छोटे स्टोरीज़ को नहीं दिखाता है, और उसकी वजह से हमारे देश के जो लोग हैं वो एक तरीके से ये हैं, अंधेरे में रहते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाए, सरकारी डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तो वो आपको हर जगह में ये मिलेगा कि 2014 से का पहले का जो भारत था उसमें एक डेमोक्रेटिक
तरीके से लोग, हो सकता है भ्रष्टाचार हो सकता है वो पूरी तरीके से 100% परफेक्ट नहीं हो, लेकिन एक तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो ओवर सेंट्रलाइजेशन करने की हर छोटे छोटे लॉज में, हर छोटे छोटे पॉलिसीज़ में मोदी सरकार ने अपने पास ये सारे पावर अपनी तरफ सीमित करने की कोशिश की है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पावर है उसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था कि शक्तियां बटी रहनी चाहिए, उसे वापस से इकट्ठा कर रही है। कुलपति की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में भी, क्योंकि हमेशा से हम जानते हैं कि भाजपा जिस दायरे से आती है संघ परिवार के हैं, उनके लिए एजुकेशन बहुत बड़ा एक विषय रहा है उनके। वो हमेशा, आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी उन्होंने पूरी हिस्ट्री और सारे सीबीएसई की किताब को बदलने की एक प्रक्रिया शुरू की थी, और वो बदल भी गई और फिर बाद में वो रिवर्स भी हुआ। अब भी धीरे धीरे वो ये सारा कर रहे हैं। तो एक यूनिवर्सिटी को ऐसा स्पेस मानते हैं जो कि एक राजनीतिक पाठशाला है, तो और उनको एक तरीके से आइडियोलॉजिकल लैबोरेटरी है उनका, और उस तरीके से कुलपति अगर आप डिसाइड करते हैं तो ये करते हैं। अब जहाँ पे आप कुलपति आपने डिसाइड किया, तो कई सारे, जैसे आज गुजरात के किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन ही नहीं होते हैं, और लगातार वहाँ भाजपा रही है। स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन जब नहीं होते हैं, तो अगर स्टूडेंट्स की कोई समस्या है, अभी मैं देख रहा था GNLU जो है, वहाँ पे एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, फिर उसके बाद किस तरीके से उनके लिए, और वहाँ पे उनको हज़ारों परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है, लेकिन कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट्स यूनियन बॉडी नहीं है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स की बातें एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख पाए। ऐसे सारे, तो हमेशा इस तरीके से या तो अपना राजनीतिक विचारधारा आगे बढ़े, या फिर जिस तरीके से भी जो भी डिसेंट है, वो हम सरकार का रिकॉर्ड जानते हैं कि डिसेंट है, कोई भी उनके खिलाफ बोल रहा है तो उसको एकदम उनको क्रिमिनलाइज करने के, उनको अपराधी मानकर उस तरीके से ट्रीट करने के लिए। तो कुलपति भी उसी तरीके से, अगर कुलपति आपका होता है, आपके विचारधारा को होता है, तो वो आपके विचारधारा को आगे ले जाएगा, और बहुत सारे फैसले जो डे टू डे के होंगे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। इसका एग्जाम्पल आप JNU में देख लीजिए, जामिया में देख लीजिए। जो अभी जामिया में हाल फिलहाल में जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें VC का एक इसी तरह का रोल रहा है, और जो भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक सैफ्रनाइजेशन के प्रोसेस में उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी कैसे ये नियुक्तियां होती हैं, कैसे ये सिस्टम कैसे चलता है। और जैसा उन्होंने बताया कि 2014 के बाद जैसे भगवाकरण हुआ है, तो वो उसमें क्या रोल रहा है गवर्नर का, वो तो हम सब देख सकते हैं। जी, गवर्नर का कुलपतियों का, इसीलिए शायद शिक्षा पर भी नियंत्रण चाहते हैं राज्यपाल। दूसरा विषय जिस पर आज हम बात करेंगे वो है बस्तर का। छत्तीसगढ़ के इस इलाके में पिछले साल भर में बहुत सारी मुठभेड़ें हुई हैं। सरकार का कहना है कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो हैं वो वहाँ पर एनकाउंटर्स करते हैं नक्सलियों को मारने के लिए। हालांकि बहुत सारे लोगों के आरोप हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों को मारा गया उसमें लोग जो मारे गए वो ग्रामीण थे, माओवादी नहीं थे। पिछले महीने भर में ऐसी 2 से 4 मुठभेड़ें हुई हैं जिसमें कई लोग मारे गए हैं। इसके बाद में नक्सलियों के संगठन से सेंट्रल कमेटी ने सीज़ फायर की घोषणा करते हुए शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। अजय, जब आप इतना लंबा जो ये पूरा 2 दशक से जो चलता आ रहा है, और ख़ासतौर पे पिछला 1 दशक जो था छत्तीसगढ़ में ख़ासतौर पे हमने देखा कांग्रेस की पूरी जो लोकल लीडरशिप थी वो ख़त्म हुई है और उसमें नक्सली जिम्मेदार थे। उसके बाद एक दौर आया और उसके बाद रमन सिंह की सरकार रही, वापस से फिर कांग्रेस की सरकार आई और अब फिर से भाजपा सरकार है। अमित शाह लगातार दावे कर रहे हैं कि नक्सलिज्म को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो मुठभेड़ें बढ़ी हैं, क्या केवल यही एक रास्ता रह गया है? हम अगर चाहते हैं नक्सलियों से बात हो, या हम चाहते हैं वो अपनी बात, वो जो युद्ध उनका सरकार के खिलाफ है ख़त्म हो, तो क्या सिर्फ सुरक्षा बलों को उनके पीछे भेज देना काफ़ी है? नहीं, मतलब मीनाक्षी, जब से सरकारें जितनी भी रही हैं, जब से नक्सलिज्म यहाँ पर बढ़ा है भारत में, जब से उनके ऊपर नक्सली आंदोलन शुरुआत से सरकारें जो है उनके खिलाफ लड़ती आ रही हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जिस तरीके से सरकारों के पास सिर्फ एक मिलिट्री तरीके से नक्सलिज्म को जड़ से ख़त्म कर देने का
ही एक उपाय नहीं रहता था। उनके पास एक मल्टी फेसेटेड स्ट्रेटजी रहती थी कि एक सोशल डायमेंशन होना चाहिए, एक मिलिट्री डायमेंशन होना चाहिए, एक इकोनॉमिक डायमेंशन होना चाहिए, और वो एक नक्सली ताकतें क्यों बढ़ रही हैं उसका एक अंडरस्टैंडिंग होता था कि क्यों उसका गरीब कारण लोग, पता किया जाए कि गरीब क्यों लोग नक्सल बन रहे क्यों हैं। गरीब लोग इतने सारे जो जंगलों में रहने वाले जिनके पास कुछ है नहीं, आदिवासी लोग छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा में, वो क्यों हथियार पकड़ ले रहे हैं। तो सरकारें एक तरीके से संवेदनशील होकर भी देखती थी और साथ में पुलिस एक्शन भी करती थी। इस सरकार का क्या है कि वो नक्सलिज्म को एक बीमारी मानती है, एक कंटेजियस डिजीज मानती है, जो कि इस तरीके से जिसका उन्मूलन करना जरूरी है। अमित शाह हमेशा उन्मूलन शब्द का यूज करते हैं, मतलब एक तरीके से इरेडिकेट करना है। और पहली बार ऐसे किसी सरकार ने एक डेडलाइन दिया है कि मार्च 31, 2026 तक देश से हम नक्सलवाद का उन्मूलन कर देंगे। अब नक्सलवाद का उन्मूलन करने का मतलब क्या है आप देखिए। नक्सली जो है वो कौन है, वहाँ बस्तर के आदिवासी हैं, और वहाँ पर उनके पास उन्होंने मतलब आर्म्स उठाए हुए हैं ये, और उनका एक लंबा स्ट्रगल रहा है कि भाई हमें इस सरकार ने, जो भारत की सरकार ने आज तक हमें हमारा सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन ही किया है, हमारे खिलाफ ही काम किया है उन लोगों ने। और हमारी अभी अगर हम अपना हथियार इसलिए उठाते हैं क्योंकि ये हमारी ज़मीनें ले लेंगे, और ज़मीनें लेकर यहाँ पर बाहरी लोगों को बैठा देंगे, यहाँ पे कॉरपोरेट इंटरेस्ट्स जितने भी है, जो खनन की कंपनीज़ हैं, माइनिंग कंपनीज़ हैं उनको। और उसका इतिहास भी रहा है कि कैसे सरकारें इन सारे जंगलों, ये जो बस्तर का जो पूरा एरिया है, इसके नीचे बहुत ही रिच मिनरल्स है, लोहा तो है ही बल्कि बहुत ही रेयर मिनरल्स है जिसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर माइनिंग करना चाहती है। इस सवाल पर मैं बाद में आऊंगी अजय, यहाँ पे नहीं, मैं इसी में तो ये जो इसी तरीके से जो देखे जाने वाला पहली बार है, और लगातार हमने तो ये जो डेडलाइन जो एक सेट कर दिया है उसकी वजह से हम देख रहे हैं लगातार 3-4 महीनों में, जब से अमित शाह ने बोला है 3-4 महीनों में हर रोज़ खबरें आ रही हैं कि इतने नक्सली मार गिराए गए, उतने नक्सली मार गिराए गए। अब अगर किसी ने भी बस्तर को पिछले 15 सालों में देखा है तो हम ये भी जानते हैं कि अगर 200 लोग अगर सरकार क्लेम करती है कि 200 नक्सली हमने मार गए, तो उसमें 180 के लगभग नॉर्मल गांव वाले होंगे, और असली नक्सली जो हैं वो 20 ही होते हैं। तो आज के डेट में ऐसा है कि ना वहाँ पर पत्रकारिता करने दिया जा रहा है कि इसको पता लगा पाए हम कि कितने लोग सच में माओवादी थे या कितने हैं। बस ये हो रहा है कि हम पुलिस हमें बोल रही है सिक्योरिटी, और हमें मानना है, कोई वेरीफाई करने का ये नहीं जरिया नहीं हमारे पास। यही सवाल मैं आपसे करूंगी वर्तिका, कि जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, ये हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल रखा कि 200 लोग अगर मारे जाते हैं तो उसमें से 180 आम ग्रामीण होते हैं। अगर 20 नक्सल भी हैं तो क्या सरकार के पास एक ही रास्ता है? और ख़ास तौर पे अगर हम मानवाधिकार के नज़रिए से देखें तो क्या ऐसा है कि केवल हम मार कर ही हम नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे कि हमने उन 20 को मार दिया? 180 ग्रामीणों के मानवाधिकारों की बात तो बिल्कुल वहाँ पर है, पर क्या जिनको आपने घोषित नक्सली और या प्रतिबंधित माओवादी संगठनों का सदस्य माना हुआ है, क्या उनको भी केवल मार गिराना ही एक तरीका है? जी, अगर आप देखें दूध पीते बच्चे को भी मारा गया है। जी, बहुत सारे छोटे बच्चों को मारने की भी खबरें। जी, तो क्या वो नक्सली था वो बच्चा? ये कैसे आप प्रूव करेंगे? मानव अधिकार का जिस तरह से हनन बस्तर में हो रहा है वैसा कहीं नहीं देखा गया है कि अपने ही सिटीजन्स को स्टेट मार रहा है इस तरह से। ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का उल्लंघन है, ह्यूमन राइट्स के जितने भी कन्वेंशंस रहे हैं सारे के सारे का उल्लंघन है। इट्स अ वॉर अगेंस्ट इट्स ओन पीपल। और जो सूरज कुंड स्कीम है, पहले भी ऑपरेशन ग्रीन हंट रहा है, प्रहार समाधान रहा है, लेकिन सूरज कुंड स्कीम इसको और इलैबोरेट कर दिया है। जो शिविर हुआ था 27-28 अक्टूबर 2022 में, जहाँ पर अमित शाह ने ये प्रण लिया था कि वो माओवादियों जी नक्सल का सफाया कर देंगे। एंड नक्सलिज्म ऑफ बोथ पेन एंड गन, उनको पेन से भी उतना डर है। और उनके अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो उनका है कि ये जो
वेल मीनिंग लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भटक जाते हैं और वो लिखने लगते हैं नक्सलियों के पक्ष में। तो वो जो राइट टू डिसेंट है वो भी जो पेन के थ्रू जो आप बस आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपका फंडामेंटल राइट है, उसको भी स्टेट उस लेंस से देखता है, क्रिमिनलाइज कर दे। बिल्कुल। तो सूरज कुंड स्कीम के तहत जो इन्होंने व्यापक तौर पे पूरे सेंट्रल इंडिया में जो जिस तरह से इन्होंने एपिसेंटर उसको बनाया हुआ है फाशिस्ट ऑनस्लॉट का, वो हर तरह के इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का उल्लंघन है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 इन सब का तो है ही। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और उसमें जिस तरह से ड्रोन्स का यूज़, एरियल बॉम्बिंग का यूज़, और वो हम देख रहे हैं रेप्लिकेट होते हुए, ट्राई वो बस्तर पे होगा और रेप्लिकेट भारत भर में। तो ये एक, और जिस तरह से डिसप्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स है। आखिर जो वहाँ के माओवादी हैं वो कौन से कॉज के लिए लड़ रहे हैं? आदिवासियों की समस्या क्या है? आदिवासियों की समस्या ये है कि उनके जो जल, जंगल, ज़मीन है, जो उनके मिनरल्स हैं, जो जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरे एक पॉलिटिकल इकोलॉजी के लिए, उसको बार बार उसको लूटने की कोशिश, एक कॉरपोरेट लूट है ये, और उसको संरक्षण देता है सरकार। तो सरकार, और अगर ये जो सीज़ फायर की बात है, तो अगर ये सीज़ फायर होना है तो क्या कदम सरकार लेने को तैयार है आदिवासियों के पक्ष में? आप एक मिनट को नक्सलवादियों को हटा दें, माओवादियों को हटा दें, आप आदिवासियों के लिए कितना डेडिकेटेड हैं वो दिख रहा है। यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगी कि सिलगेर में जो सुरक्षा कैंप्स बनाए जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन है, अभी भी किसी ना किसी सेंटर पे चलता रहता है। जो आपने प्रोपोर्शन की बात की, क्या बस्तर या आसपास का जो पूरा रीजन है, वो सारे संभाग, जो बस्तर के संभाग में वो 7 जिले आते हैं, वो पूरा एरिया आता है, क्या अनुपात है वहाँ की जनता और जो वहाँ पर फोर्सेस तैनात हैं उनका? क्या वो ज़रूरी भी है? क्या आदिवासियों को सुरक्षा की ज़रूरत है? अमित शाह जी का अगर परसों का आप इंटरव्यू देखें तो उन्होंने कहा, उनका ये कोट अनकोट था कि पहले के सरकारों में जो ये बस्तर के जंगलों में जो सुरक्षा वैक्यूम था उसको उन्होंने ख़त्म किया और 380 सिक्योरिटी कैंप बनाए उन्होंने। और ये जो सिलगेर की जो आप चर्चा कर रहे हैं वो ऐसे ही है। पहले हम देखते थे कि बच्चों के स्कूलों को हटाकर वहाँ सिक्योरिटी कैंप बना दिया जाता था और बच्चों को उनका जो एजुकेशन था उससे एक तरीके से डिनाई किया जाता था। और अब क्या हो रहा है कि मतलब सिक्योरिटी कैंप्स जो ये हो रहा है कि वही जो जंगल के जो आदिवासियों के ज़मीन है या फिर जो कॉमन लैंड जिसको कहते हैं, जो वहाँ के लोगों का है, वहाँ उस पे कब्जा करके सिक्योरिटी कैंप्स बनाए जा रहे हैं। एक सवाल ये भी है, हाँ वही क्यों, मतलब क्योंकि आपका जो पूरा अप्रोच है वो सिक्योरिटी सेंट्रिक है कि हम ये नक्सलियों को बाई फोर्स ही हटा सकते हैं। देखिए मैं अमित शाह जी का अभी जो है ये होम मिनिस्ट्री का, करंट सरकार का जो नक्सल आंदोलन के प्रति जो एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, मगर कुछ मिलाकर अभी इस ऑपरेशन को कह रहे हैं कि ऑपरेशन कगार, क्योंकि मार्च 31 2026 को नक्सलिज्म का यहाँ से सफाया कर देंगे। तो अभी उस कगार पे खड़े हैं कि जहाँ सफाया होना है। 2012 में हमने ऑपरेशन ग्रीन हंट देखा था जो पी चिदम्बरम के, वो भी इसी तरीके का था कि भाई एकदम फोर्स के थ्रू हम ये करें। और ये दोनों, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुआ और उस तरीके से मतलब 2012 से नक्सली डिक्लाइन में ही है। लेकिन अभी भी आप ये है, लेकिन उसी में ही ये 2012 में ये हो रहा था। और अमित शाह, तुम पी चिदम्बरम और अमित शाह में मैं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं समझता हूँ कि उन दोनों के अप्रोच में कोई डिफरेंट है। अगर अप्रोच में, अगर हमने पिछले 20-25 सालों में किसी का अप्रोच में डिफरेंस देखा है तो वो नीतीश कुमार के अप्रोच में हमने डिफरेंस देखा है कि वो जब 2005 में, आज वो इसी सरकार के साथ है और हो सकता है उनसे अगर पूछा जाए तो वो एडवाइस दे। जब 2005 में वो बिहार में आए थे तो जहानाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट था वो भी नक्सली प्रभावित था वो, और वहाँ पर नीतीश कुमार ने एक अलग तरीके का वहाँ से नक्सलियों को ख़त्म, आंदोलन को कमज़ोर करने की, एक तो फोर्स था कि हाँ भाई हम वहाँ पे सिक्योरिटी बैठाएंगे, लेकिन साथ साथ वहाँ पर जहानाबाद को एक
स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मानकर वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो लड़कियों को, उनका बड़ा माना जाता है कि स्कूल गोइंग लड़कियों को साइकिल देंगे, वहाँ पे सारी जितनी भी लड़कियों को मतलब स्कूल पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया उन्होंने, हर ग्राम सभा को एम्पावर किया कि वो अपना सारा डिसीजन खुद ले सकते हैं, वहाँ पे रोज़गार बढ़ाया, वहाँ पे स्कूलें खुलवाई और छोटे छोटे PHCs खुलवाए। और 2005 से लेकर 2008 तक जहानाबाद एक तरीके से मतलब जो नक्सली थॉट हो सकता है, पार्टी हो सकती है, लेकिन नक्सली हिंसा खत्म हो गई वहाँ से। तो ये एक अप्रोच था। और उसके बाद हमने चिदम्बरम को देखा कि वो लगातार सिक्योरिटी, और फिर अभी अमित शाह उसके 2 गुना ज़्यादा बढ़कर इस यही सिर्फ हिंसा ख़त्म करने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप हिंसा ख़त्म करने पर जोर दे रहे हैं तो आप कराना क्या चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हम दंडकारण्य जो जंगल है वहाँ का विकास हो, हाँ, और ताकि करते नहीं है कि जंगल काट के तो वहाँ पर आप कंपनी बना ली विकास जाए। करने का भरोसा तो वहाँ के लोगों को दिखाए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी है कि ये सारे खनन के जो लोग हैं और सिक्योरिटी वाले जो भारतीय स्टेट जो है हमारा, उनका वहाँ पे मानना है कि वो सारे इस तरीके से अदानी अंबानी इस तरीके से जो रिलायंस कॉरपोरेट जो खनन करना चाहते हैं जो जहाँ यहाँ पर, उसको आगे लाने के लिए हम यहाँ से ये ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपको भरोसा उनका जीतना है तो आप जो 3 जो सबसे बड़े प्रमुख जो लॉज है, एक पैसा है जहाँ पे ग्राम सभा को, जहाँ पे उनको अपनी ज़मीन का में डिसीजन, एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, हाँ, और एक तीसरा है कि वहाँ पर जो ये सारे जो इस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं उसमें SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह में जाकर आदिवासी हित के बारे में बात करते हैं। पूरा का पूरा बस्तर ही आदिवासी एरिया है और वहाँ पर इस तरीके से इतना वायलेशंस हो रहा है वहाँ पर उनके लिए। तो ये कम से कम ये जो 3 एक्ट्स है इसको अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कीजिए। वहाँ पर आप वहाँ पर जितने भी सरकारी तंत्र है, चाहे वो हेल्थ तंत्र मतलब स्वास्थ्य का हो या शिक्षा के लिए हो, उसको आगे बढ़ाइए। तो धीरे धीरे भरोसा जीता जाता है। आप कब तक लोगों को उनके हिंसा को अपने और हिंसा से अपने मॉडर्न और ज़्यादा पैसे वाले हिंसा से उनका मुंह बंद करा के रखेंगे? जी, आखिरी सवाल आपसे, इन वायलेशंस के आगे या अगर ये शांति वार्ता होती है और सीज़ फायर के, अगर अभी तक तो अनकंडीशनल शब्द यूज़ हो रहा है, आगे का क्या रास्ता देख पाती हैं? देखिए, बार बार माओवादियों को जड़ से उखाड़ने की बात की गई है, बार बार की गई है कि अब 2026 बोला जा रहा है कि वो हो जाएगा। प्रतिरोध का स्वर हमेशा वही जनता तय करती है जो प्रतिरोध कर रही है। उनकी जब तक डिमांड्स, मुझे लगता है, सरकार नहीं सुनेगी, अगर आदिवासियों की आवाज़ नहीं सुनेगी, उन पर डिसप्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करेगी, उस तरह से मिलिटराइज करेगी, कॉरपोरेटराइज करेगी उनके ज़मीनों को, तब तक मुझे लगता है ये सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, आदिवासियों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। सरकार को उनकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, तभी इस तरह का सीज़ फायर कभी भी सफल हो सकता है। मतलब ये तीनों जो आदिवासियों की जो अपना संवैधानिक हक है, जो सरकारों ने ही खुद बनाया, पहले आप वहाँ पर उनको लागू करने की प्रयास तो कीजिए। वो अभी भी नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ सिक्योरिटी कैंप्स बनाए जा रहे हैं और रोड्स बनाए जा रहे हैं, और उस रोड जो आदिवासी हैं वहाँ जो रोड्स का उनके लिए कोई प्रमुखता, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। वो वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ट्रकें ले जाएं, वहाँ पर ड्रोन्स पहुँच पाए, वहाँ पर हथियार पहुँच पाए, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपनी ट्रकें वहाँ पर लगा पाए, वो रोड उसके काम आते हैं। बाकी आपने क्या किया है वहाँ पर अभी तक? सरकार को पहले विश्वास जगाना होगा आदिवासियों में, उसके बाद ही कोई भी कदम इस तरह का है वो सफल हो पाएगा। आप दोनों हमारे शो में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।